सो वेलकम, हेलो एंड वेलकम क्लास 9 इन अ वेरी न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क एंड एनर्जी की, जो कि हमारा बिल्कुल नया ही चैप्टर है। तो आई होप मुझे अपना नाम और मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, आप लोग जानते हो कि व्हाट आई एम टीचिंग एंड व्हाट इज़ माय नेम। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर चैप्टर। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है फिज़िक्स में। क्लास 9 की फ़िज़िक्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने मोशन के बारे में पढ़ा। और मोशन कब हो रहा था? जब उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा था। तो हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में भी बात कर लिया। और मोशन हो रहा है तो उसके कुछ लॉज होते हैं जिसको वो फॉलो करके होता है, तो उसके लॉज के बारे में भी हमने जाना। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ी, मोमेंटम के बारे में हमने जाना। हमने देन उसके बाद ग्रेविटेशन के बारे में जाना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में भी जाना हमने, कि मोमेंटम कैसे कंजर्व्ड रहता है। ठीक है। और कंजर्व्ड यानी कि एक दूसरे में कन्वर्ट होता है, ना कि ख़त्म हो जाता है पूरी तरीके से। और हमने जाना ग्रेविटेशन के बारे में, कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करी जाती है, या फिर कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे नहीं डिपेंड करती, कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम होती है, जैसे ऊपर जाते हैं वो कम होती जाती है, और जैसे हम सेंटर की तरफ जाते हैं अर्थ से नीचे तो भी हमारी कम होती चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी प्रीवियस जितना भी हमने पढ़ा। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे, हम बेसिकली किस पे फोकस करेंगे? वर्क और एनर्जी में। तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में वर्क नाम से आती क्या है? वर्क वर्ड से आपके दिमाग में क्या चीज़ आता है? कि वर्क एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि मतलब हम उसको हिंदी में क्या कहते हैं? काम। ठीक है, काम को करना, या फिर हिंदी में हम उसको क्रिया कहते हैं ना। सो बेसिकली क्या होता है, हम पढ़ने वाले हैं वर्क के बारे में। तो वर्क को जानने के लिए हमें दो चीज़ें पढ़नी होती है, एक तो मोशन पढ़ने की ज़रूरत थी और एक फोर्स। दोनों हमने पढ़ लिया है, तो नाउ वी आर रेडी कि हम वर्क पढ़ सकते हैं। तो जब भी कोई फोर्स लगता है किसी बॉडी पे मूव करने के लिए, तो वो जो बॉडी है, हम क्या कहते हैं कि कुछ काम हुआ। तो जब भी हमने कोई फोर्स लगाया एक बॉडी को हिलाने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे कि कुछ काम हुआ, क्योंकि बॉडी में हमारे फोर्स लगाने की वजह से बॉडी में मोशन आया, और मोशन की वजह से हम क्या कहेंगे कि कुछ काम हुआ। अ वर्क इज सेट टू बी डन। ठीक। सो फॉर डूइंग वर्क एनर्जी, जिसके लिए हमको वर्क मतलब वर्क करने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आप कोई भी काम या फिर पढ़ाई लिखाई भी क्यों कर पाते हो? जब आप अटेंटिव कब होते हो, बिल्कुल एनर्जेटिक कब होते हो? जब सुबह वो खा वा के आते हो, अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेते हो, है ना। जैसे क्लास के टाइम पे अभी आप लोग बैठे होगे तो ब्रेकफास्ट करके ही बैठे होगे, है ना। या फिर होपफुली, क्योंकि लास्ट पीरियड है हमारा, तो भाई लंच का टाइम हो गया होगा सबके। या फिर कुछ लोग खाना खाते खाते भी वीडियो देख रहे होगे। तो इसीलिए मैं वीडियो बना देता हूँ कि आप लोग कभी भी देखो, कहीं भी देखो, डजेंट मैटर। इसीलिए मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन सारा मैंने लाइव क्लासेस में आपके पूरे कवर कर दिए थे, चैप्टर 1, 2 एंड 3 के। बचा हमारे पास जो था टॉपिक, वो क्योंकि डिलीट हो चुका है हमारे सिलेबस से इस साल के लिए, सीबीएसई ने हटा दिया उसको, तो हमने वो नहीं पढ़ा। इस वजह से हमारा जो चैप्टर 3 है वो जल्दी ओवर हो गया। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, हमारा जो ये चैप्टर है ना बहुत ही बड़ा है, तो उसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो मैं टॉपिक वाइज वीडियो बनाता जाऊँगा, आप लोग को भेजता जाऊँगा, आप लोग देखते जाना। और कुछ वीडियोस मैंने न्यूमेरिकल सॉल्विंग सेशन पे पहले ही 4-5 अपलोड कर दिए हैं। इसको देखोगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका मिल जाएगा, कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। और जो नए स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उनको रीड करना पड़ेगा बुक से। बुक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को भेज दी है, अगर जिसके पास बुक नहीं है तो वो ऑफलाइन भी खरीद सकता है, अवेलेबल है मार्केट में। अब तो मार्केट भी खुल गई है, तो यू कैन परचेज बुक। तो आप लोग पढ़िए उस चीज़ से, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। ओके, सो नाउ अब हम जब बात करने वाले हैं वर्क की, तो वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, इस चीज़ का आप लोग दिमाग में बिल्कुल बैठा लो कि वर्क होना है मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी। वर्क होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और व्हेन द वर्क इज डन, जब वर्क होता है, एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप। ऑब्वियसली जितना वर्क करेंगे उतनी एनर्जी यूज होगी हमारी। ठीक है, तो जब कोई वर्क होता है तो उतनी ही अमाउंट की, इक्वल अमाउंट की एनर्जी यूज हो जाती है। समझ रहे हो? जैसे कि 10 वर्क आपने किया तो 10 एनर्जी आपकी यूज अप हो गई। ठीक, अब आपके पास कितनी बची? सपोज से आपके पास 100 एनर्जी थी। ठीक, और आपने 10 एनर्जी यूज कर ली, मैंने 10 वर्क हो गया, यानी कि आपने 10 एनर्जी यूज कर ली। कितनी बची? 90, है ना। तो नॉर्मल भाषा में हम वर्क को क्या कहते हैं? काम कहते हैं, है ना। ऑलमोस्ट एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को हम कहते हैं ना वर्क।
बट फिजिक्स में इसकी एक अलग मीनिंग होती है। फिजिक्स में क्या मीनिंग होती है? फिजिक्स में इसकी मीनिंग होती है वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस अ मोशन। वर्क तब होता है जब एक तरीके का फोर्स एक बॉडी में कोई मोशन ले आता है, तब हम कहेंगे वो बॉडी ने वर्क किया या फिर उस बॉडी पे वर्क हुआ। तो हम दोनों चीज़ पढ़ेंगे बेटा। फॉर एग्जाम्पल, जब इंजन जो है ना, व्हेन एन इंजन मूव्स अ ट्रेन अलोंग अ रेलवे लाइन, जब एक कोई इंजन जो है, ठीक है, ट्रेन को मूव करता है रेलवे लाइन में, तब हम क्या कह सकते हैं? इट इज सेड टू बी डूइंग वर्क। यानी कि वो उस समय वो इंजन क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है, क्योंकि वो ट्रेन को खींच रहा है ना। आप लोग को क्या लगता है कि सब में इंजन लगा होता है? नहीं, इंजन हमारा सिर्फ एक होता है ट्रेन का। बाकी सारी बोगीज जो होती हैं, जितनी भी कोचेस होते हैं, मतलब जितनी भी बोगीज होती हैं, उनको खींचता है वो इंजन, ठीक है। और ऑब्वियसली एनर्जी लगती है ना, तभी तो फ्यूल या फिर इलेक्ट्रिसिटी। मेट्रो ट्रेन भी सबने देखी है, स्टीम इंजन भी सबने नहीं देखा तो टीवी वगैरह में देखा होगा कभी, या फिर आपके बुक में पिक्चर बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हो। दूसरा एग्जांपल है एक घोड़ा वाली गाड़ी। घोड़े वाली गाड़ी जिसको हम इंग्लिश में कार्ट बोलते हैं। तो जो हमारी कार्ट होती है, हॉर्स पुलिंग कार्ट, या फिर हमारी एक बैलगाड़ी भी होती है जिसको कि हम ऑक्स पुलिंग कार्ट बोलते हैं। तो दोनों होते हैं हमारे पास। तो वो क्या होता है, उसमें घोड़ा वर्क कर रहा होता है। उसमें घोड़ा क्या कर रहा होता है? वर्क कर रहा होता है ना। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि एक इंसान जो कि सीढ़ी चढ़ रहा है घर की, तो वो भी काम कर रहा है। वो कैसे काम कर रहा है? अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना। तो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि सुपरमैन शक्तिमान क्या करते हैं? अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करते हैं ताकि वो उड़ पाते हैं। वैसे तो रियल में नहीं उड़ पाता कोई, लेकिन बर्ड्स क्या करती हैं? उड़ती हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करती है ना। तो ये सारी एग्जांपल किसका है? वर्क का, ठीक। सो हम क्या कहेंगे? व्हेन एन इंजन अप्लाइज अ फोर्स ऑन अ ट्रेन, जब एक इंजन जो है ट्रेन पे फोर्स अप्लाई करता है, ट्रेन मूव करती है। सो हम क्या कहेंगे? अ वर्क इज सेट टू बी डन बाय द इंजन। वर्क इस समय कौन कर रहा है? इंजन कर रहा है। जब इंजन खींच रहा है तो इंजन वर्क कर रहा है। और जब हॉर्स, आपका घोड़ा गाड़ी खींचता है, तब हम क्या कहेंगे? काम कौन कर रहा है? घोड़ा कर रहा है, ठीक। आप अगर खींच रहे होते कोई चीज़, तो हम क्या कहते हैं? काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, ठीक है। वर्क इज डन बाय यू। कोई भी चीज़ आप, बॉडी रखी है, अगर उसको आपने हिला दिया, उसमें मोशन आ गया, इसका मतलब उस पर आपने काम किया। इज इट क्लियर? चलो हम दो चीज़ पढ़ेंगे। जो वर्क डन है ना, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ अ बॉडी ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। यानी कि काम, जो काम होता है, यानी कि वर्क डन हम बोलेंगे अब से उसको, वर्क डन बाय अ फोर्स, ठीक है। काम कोई भी होता है किसी फोर्स से ही होता है ना। क्योंकि फोर्स किसी बॉडी पे लगाते हैं, वो मूव करती है, तभी हम कहते हैं ना काम हुआ। तो वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी किस पे डिपेंड करती है? दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। याद कर लेना, गांठ बांध लेना दिमाग में। कौन से दो फैक्टर है? मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। द वर्क डन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उस चीज़ को आपने नोट करते चलना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन नोट कर लूँगा, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। कौन कौन से वो फैक्टर हैं? पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी कितना फोर्स आप लगा रहे हो, ज़्यादा कम, कितना लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, बहुत कम लगा रहे हो। और दूसरी चीज़ डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स, यानी कि बॉडी अगर, फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी यहाँ पे, इस समय यहाँ पे रखी हुई है बॉडी, ठीक। यहाँ से आपने फोर्स कैसे लगाया? आपने फोर्स लगाया इधर की तरफ, यानी कि उसको ढकेला। आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, यानी कि इसको आप आगे की तरफ ढकेल लो। कुछ टाइम के बाद ये यही बॉडी यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी ना, आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो फोर्स लगाने के बाद बॉडी यहाँ पे आ गई, तो ये जो डिस्टेंस है, बॉडी कहाँ से ली भाई? यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी हिली ना, डिस्टेंस इतना बॉडी हिली, उसको हम डिस्टेंस एस बोल देते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला याद होगा आप लोगों को, उसको हम एस डिस्टेंस बोल देते हैं। तो ये एस डिस्टेंस मूव करी ना, तो इस एस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है हमारा वर्क डन। डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स, इतने डिस्टेंस से तो बॉडी मूव करी है। देखो, आप खुद इमेजिन करो, एक बॉक्स रखो अपने सामने और खुद आप यहाँ पे खड़े हो जाओ और उसको ऐसे सामने ढकेलो। तो ढकेल के थोड़ी दूर पे ले जाओ, फिर डिस्टेंस नापो। ये तो एक्टिविटी भी आप कर सकते हो, तो करके देखना। एक और एक्टिविटी होमवर्क हो गया आपके लिए, ठीक। तो इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना कस के आप जोर से ढकेल रहे हो, उस पर डिपेंड करती है, एंड इस डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ हम क्या कह सकते हैं?
हम वर्क डन की डेफिनेशन बता सकते हैं। कैसे? वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी, डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स exerted on the body and the distance moved by the body in the direction of force। यानी कि इसकी डेफिनेशन, वर्क की जो डेफिनेशन होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? क्या पढ़ रहे हैं हम? वर्क, उसी की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो वर्क की डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी? ये, ठीक है? क्या हो रही है? पढ़ो जरा इसको, कोई तुम पढ़ो उसको जल्दी से। क्या लिखा है? व्हेन अ बॉडी, वर्क done in a moving body is equal to the product of force exerted on the body and the distance moved by the body in the direction of force। देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ था? कौन सा फोर्स था? देखो फोर्स यहाँ पे लग रहा था ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एफ, कैपिटल एफ इज फोर्स। किस डायरेक्शन में लग रहा है? राइट साइड में लग रहा है। और बॉडी मूव कहाँ हुई? राइट साइड में हुई। और इतना डिस्टेंस एस डिस्टेंस से मूव हुई। तो इसका हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? इसका फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन, डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस एस। ये डिस्टेंस एस है ना, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस से वो मूव करी। तो ये हो गया हमारा वर्क डन का फॉर्मूला। हो गया कि नहीं हो गया? ये इनिशियल पोजीशन है बॉडी की, इनिशियल पोजीशन है, ठीक है? दिस इज इनिशियल पोजीशन। और हमारी ये वाली कौन सी पोजीशन है? ये है फाइनल पोजीशन, ठीक है? यानी कि बॉडी अब मोशन में आ चुकी है, हिल चुकी है। इतना वो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर? ओके। नाउ ये जो फॉर्मूला है, इसको हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक? और एक बात को नोट कर लेना, जब बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, जब बॉडी मूव कर रही है ना ग्राउंड पे, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो वर्क हो तो रहा है, लेकिन किसके अगेंस्ट हो रहा है? अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ठीक है? तो मैं एक चीज़ ये भी लिख दे रहा हूँ, तो उसको भी आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं सारे लिख दूंगा और आप लोग उसको नोट करते चलना अपने कॉपी में, ठीक है? एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको मिला, जो कि है ये, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको, ठीक है? व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड, जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो क्या होता है? जब बॉडी मूव करती है, when a body is moved on the ground by applying force, then the work is done against the friction। फ्रिक्शन के अगेंस्ट आप काम करते हैं। आप लोग जानते हो फ्रिक्शन ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम फिसलते चले जाएंगे, रुकेंगे ही नहीं। फ्रिक्शन की वजह से ही सारा कुछ चीज़ें आज एक जगह पे हैं, रुकी हुई हैं। और फ्रिक्शन से ज़्यादा श्रेय किसको जाता है? ग्रेविटी को। ऑब्वियसली हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में भी। सो दैट्स हाउ इट इज़। ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और एक चीज़ और नोट कर लेना कि हम यहाँ पे डिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं ना वर्ड, बट डेफिनेशन में कुछ बुक्स में डिस्प्लेसमेंट लिखा होता है, ठीक? तो इसी वजह से यहाँ पे हम जो डेफिनेशन यूज़ किए ना, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देखो डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये इन डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? ये जो मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चीज़ है क्या? देखो अभी तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। आखिर ये जो चीज़ मैंने हाईलाइट करी है क्या? डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या है? ये बेसिकली क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? तो इसको हम इम्प्रोवाइज करके अपने कह सकते हैं ना, अपने डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगी हमारी डेफिनेशन? वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो उसको हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसी इसी डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। इस डेफिनेशन को आप लिख लेना, उसके बाद लिखना बाय द, क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है बेटा? इसको नोट कर लो, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बात कर लेते हैं यूनिट की। तो यूनिट, अच्छा आप लोग सीधे से बता दो, बहुत इजी हो गया ना यूनिट। फॉर्मूला क्या है वर्क डन का? तो यूनिट क्या हो जाएगा? अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ वर्क की अगर हम बात करें, तो किसके बराबर हो जाएगी? भाई फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इनटू आपकी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट कितनी होती है? मीटर। तो क्या हो गया? न्यूटन मीटर हो गया ना यूनिट।
वर्क का क्या हो गया, न्यूटन मीटर हो गया ना। और यही न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, जूल के, JULE, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जे लिखते हैं, ठीक। तो दिस इज नोन एज जूल। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, ठीक है। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, इस चीज को याद रखना, ठीक है बेटा। ओके, तो आपको यूनिट, नई यूनिट के बारे में जानना आपने, जूल। और यही यूनिट एनर्जी की भी होती है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनर्जी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ, वर्क इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी। चलो खैर, उस पर आते हैं, दोनों की डायमेंशन सेम होती है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि 1 जूल की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप लोग क्या बोलोगे, 1 जूल इज इक्वल टू व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, देन दिस प्रोडक्ट इज नोन एज 1 जूल, ठीक है। तो इस तरह से डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकती है। तो ऐसे ऐसे तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कर लेना। वर्क हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर और वेक्टर आप लोग को याद होगा, आप लोग ने पढ़ा था। तो वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। मैं यहाँ पे सिर्फ स्केलर क्वांटिटी लिख रहा हूँ, ठीक है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, पूरा लिख देता हूँ, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी एसआई यूनिट जूल होती है, ठीक। और कंडीशन फॉर अ वर्क टू डू, condition for a force to do work is that it should produce motion in an object। मतलब एक कंडीशन है कि वर्क तभी होगा जब उस बॉडी में मोशन होगा, यानी जिस बॉडी पे फोर्स लग रही है उस पर मोशन आना चाहिए। मोशन नहीं आएगा ना, तो बिना मोशन के हम वर्क जीरो बोलेंगे। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे ये समझो, आप खड़े हो जाओ अपनी कहीं भी कमरे में जहाँ पे दीवार हो, और दीवार को ढकेलने की कोशिश करो, क्या दीवार कभी हिलेगी? इतनी ताकत तो आपके पास है नहीं कि दीवार हिलेगी। हाँ, टूट भले सकती है, कमजोर दीवार हो तो, बट हिलेगी तो नहीं। तो हम क्या कहेंगे, जितना भी आप बेचारा, बहुत एनर्जी लग जाएगी आपकी, जितना खाना खाए हो सारी एनर्जी चली जाएगी एक बार में, लेकिन आपकी वॉल टच से मस नहीं होगी, मतलब कि हिलेगी नहीं बिल्कुल भी। सो इफ द वॉल इज नॉट मूविंग, वी कैन से दैट द ओवरऑल वर्क डन विल बी जीरो, बिकॉज वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो वो तो जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल वर्क कितना हो गया, फोर्स इंटू जीरो दैट इज जीरो। तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो हो गया ना, क्योंकि वॉल तो मूव ही नहीं करी। भले आप जितना भी काम करो, जितना भी आपने बहुत काम किया, मतलब आप बहुत थक गए बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं फिजिक्स में इसको जीरो माना जाएगा वर्क को, फिजिक्स के हिसाब से आपने वर्क नहीं किया, ठीक। ओके, सो अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं। अ मैन स्टैंडिंग स्टिल एट द बस स्टॉप, एक इंसान बिल्कुल सीधा शांत खड़ा है, विद अ हैवी सूटकेस, बहुत ही भारी सूटकेस के साथ, जो कि हाथ में वो लिए हुए, और वो बहुत जल्दी थक जाएगा, बट उसने कोई काम तो नहीं किया ना इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स इस सिचुएशन में, क्योंकि मूवमेंट तो हुआ ही नहीं, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक। एग्जाम्पल आप लोग को याद हो गया ना। अब हम पढ़ेंगे वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी पढ़ने के लिए हमें क्या चीज़ देखनी होगी, तो वेन एवर, कभी भी, जब वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेट एंड द वर्टिकल डिस्टेंस, जो कि उस जितने वर्टिकल डिस्टेंस है वो ऊपर उठा। देखो मैं यहाँ पे डायग्राम भी बनाऊंगा और इसको आप नोट भी कर लेना, इस चीज़ को जो मैं लिख रहा हूँ उसको तो ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ ही मैं लिखता हूँ, ठीक। मिल तो आपको सब कुछ बुक में जाएगा, बट समझाते हुए उस चीज़ को कहीं नहीं मिलेगा, इस वजह से ध्यान से देखिए और इस चीज़ को दिमाग में बिल्कुल रट जाएगा आपके। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, द उसका डेफिनेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी, चलो वेट ऑफ द बॉडी हो गया, एंड वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड, यानी कि सीढ़ी अगर आप चढ़ रहे हो तो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हो, सीढ़ी की जितनी हाइट होगी इनटू आपका वेट, उतना आप वर्क डन करोगे, ठीक। तो क्या हो गया फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला सिंपल सा ये हो गया, जैसे जो कि मैं अभी जस्ट आपके स्क्रीन पे दिखेगा। तो इसका फॉर्मूला सिंपल से क्या हो गया, ये हो गया इसका फॉर्मूला, देखो सब यही हो गया ना, हो गया कि नहीं, वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, और वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो इसका जो अल्टीमेट हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा, इनटू वर्टिकल डिस्टेंस हम स्मॉल एच मान के चल रहे हैं,
तो m इंटू जी इंटू एच, ये क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी। एग्जाम्पल ले लें और न्यूमेरिकल कर लें क्या। वहाँ पे देखो सारे जो सिंबल्स हैं उसकी यूजुअल मीनिंग है, देखो क्या क्या है और देखते हैं। थोड़ा सा उसको मैं हटाऊंगा इस डायग्राम को, ठीक, इस डायग्राम को हटाऊंगा और यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखने वाला हूँ, ठीक, देख लो। इस चीज़ को नोट करो, यहाँ पे जो भी ये चीज़ लिखा हुआ है ना, तो ये इसी का मतलब है, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लो आप। W क्या है, वर्क डन है। M मास ऑफ द बॉडी। D एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाइट थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड, कितने हाइट से लिफ्ट हुई है बॉडी। ओके, तो एक मैं डायग्राम आप लोग को बना के दिखाता हूँ, जिसमें कि डायग्राम क्या बनाना है, इमेजिन करो, इमेजिन करो कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो और जो सीढ़ी के स्टेप्स का है उसका साइज क्या है, h है। तो आपने सीढ़ी चढ़ने में कितना काम किया वो कहाँ से पता चलेगा, वो यहीं से तो पता चलेगा ना। चलो, दिख रहा है तुम लोगों को क्लियर, अब क्लियर हो गया होगा ना। चलो, इस चीज़ को लिख लिया, अब मैं सबको मिटा दूंगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट तो मत ही लेना, नोट करते चलना कॉपी में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, सीढ़ी, चलो मैं ड्रॉ करता हूँ, स्टेयर्स ड्रॉ करता हूँ, तो लोग समझ लेना। सीढ़ी आपको दिख रही है सामने, ठीक है, स्टेयर्स है। इमेजिन करो कि कोई एक इंसान है, मास m है, ठीक है, जिसका कि मास m है, वो वॉक कर रहा है, सीढ़ी के ऊपर चढ़ना चाह रहा है। और सीढ़ी की जो ऊपर वाली सीढ़ी की हाइट कितनी है, ऊपर वाली सीढ़ी की हाइट है h, स्मॉल h, जो कि हमने ऑलरेडी एक्सप्रेशन में देखा था। ये कितनी है, स्मॉल h है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्मॉल h, ठीक। स्मॉल h इसकी हाइट हो गई बेटा। और एक कोई मास में, सपोज कर लो, मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, एक कोई इंसान है, ठीक, वो सीढ़ी चढ़ना चाह रहा है, ठीक है, एक कोई इंसान है वो सीढ़ी चढ़ना चाह रहा है। कैसे मैं बनाता हूँ, ठीक, इस तरीके से, ऐसे, ठीक, वो सीढ़ी चढ़ रहा है ऊपर, बहुत ज़ोर से उसको ताकत लग रही है, ठीक। तो सीढ़ी चढ़ना चाह रहा है वो ऊपर की तरफ। इसका मास कितना है, इसका मास है m। क्या है इसका मास, इसका मास है m। तो नीचे की तरफ अर्थ कितने इसको फोर्स से खींचने वाली है, इसके वेट के बराबर, जो कि कितना लगेगा इसका वेट नीचे की तरफ, एरो डाउन कर देते हैं, इसका वेट जो है नीचे की तरफ, अगर हम यहाँ से देखें, इसका वेट जो है कितना लगेगा, एम जी लगेगा ना, एम इंटू जी, वही तो वेट होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एम जी डायरेक्ट ले लेते हैं, एम मल्टीप्लाई बाई जी या फिर एम जी ले लो, डजेंट मैटर, ठीक, इतना लगेगा। और हाइट इतनी है, तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा बताओ, मास एम है, नीचे की तरफ जो लग रहा है ये क्या है आपका, ये बेसिकली वेट ही है ना बेटा। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको वेट ही तो बोलते हैं ना। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं कि प्रॉब्लम होगी, दिस इज वेट। अगर प्रॉब्लम होगी इसका मतलब कि आपने ढंग से पढ़ाई नहीं करी हुई है। तो ये वेट है बेटा, ठीक, और ये वेट जो है हमारा नीचे की तरफ लगता है, तो ये सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा है, यानी कि ऊपर जा रहा है अल्टीमेटली, ठीक है। और कितना हाइट, एच हाइट पे जा रहा है, तो कितना काम कर लेगा, एम इंटू जी इंटू एच, कितना काम कर लेगा, एम इंटू जी इंटू एच, कितना वर्क कर लेगा ये, एम इंटू जी इंटू एच। हो गया, आ गया, सिंपल था ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चलो और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, इस चीज़ को लिखे रहने देते हैं, ठीक, इसको हम लिखे रहने देते हैं और हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। इस फॉर्मूले को भी लिखे रहने देते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन सबको उठा अपने किनारे कर दिया, हम यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे सॉल्व। तो पहला जो न्यूमेरिकल हमारे पास आ रहा है वो क्या कह रहा है, आओ देखते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो हमारा आया वो हमसे कुछ ये पूछना चाह रहा है, और हम देखते हैं कि हम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। आप लोग तो तेज़ बच्चे हो, आप लोग तो कर ही लोगे आराम से सॉल्व, ठीक। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, हाउ मच, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ
क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन in moving an object through a distance of 1 meter in the direction of force। ये न्यूमेरिकल तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो हमें वर्क डन निकालना है। क्या होगा वर्क डन, फोर्स इनटू एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस की तो बात करा नहीं है, तो फोर्स इनटू एस ही होगा, ठीक है, डिस्टेंस। फोर्स है 1 न्यूटन का, यूनिट भी लिखेंगे साथ में, और डिस्टेंस कितना है, सॉरी 10 न्यूटन का है, इसको 10 कर दो भाई, ओके। अच्छा डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो 1 मीटर कितना आ गया आंसर, 10 जूल। आया ना, आ गया, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। चलो इसी तरीके से हम आगे भी बढ़ेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। चलो आ जाओ हम सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन। आप लोग लिखो मत, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे वर्टिकल वाला बात कर ले, वर्टिकल वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी आपको, ओके। तो कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर। अच्छा भाई, ओके, इसका सोल्यूशन कैसे हम निकालेंगे, हमें फॉर्मूला क्या पता है, हमें फॉर्मूला पता है वर्क डन का इस केस में, जब हमको वर्टिकल हाइट दी होगी, इस केस में है m इंटू जी इंटू एच, यही है, ठीक। चलो कॉमा लगाओ, w लिखो इज इक्वल टू, करते हैं सॉल्व, 200 kg ऑफ वाटर। अच्छा वेट ऑफ वाटर तो दे ही दिया आपको, बहुत अच्छी बात है, वेट ऑफ वाटर तो दे ही दिया 200 kg, मास तो दिया नहीं है, लिफ्टिंग 2 kg, और हाँ ठीक है। और अच्छा 200 kg ऑफ वाटर यानी कि मास दिया हुआ है हमको, मास दिया हुआ है हमको, इसको तो हमको वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा भाई। तो वेट दिया, ये मास दिया हुआ हमको, मास देगा, ठीक है, ये हमें क्या दिया हुआ है, मास, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं मास दिया हुआ है, ठीक। अब उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल जी से, जो कि हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है, 10 10 दिया है। इसको लिख देंगे हम क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्वेश्चन में दिया है 10, और हमारा क्या बचा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, जो कि 6 मीटर, 6 मीटर, क्या है ये हमारी वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट। इससे अच्छा बताओ कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है क्या, बिल्कुल क्लियर हो जाता है एक बार में, कोई कंफ्यूजन आएगी ही नहीं। तो क्या हो गया, 200 इंटू 10 2000, 2000 इंटू 6 12,000, 12,000 क्या होती है यूनिट वर्क की, जूल, समझे बच्चों, आ गया ना। कैपिटल जे लिखना है यहाँ पे, जूल की जगह इसको कैपिटल जे ही लिखना बेटा, स्मॉल मत लिखना, कैपिटल लिखना, ठीक है। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो अगला क्वेश्चन करें क्या, तो यहाँ पे आप आंसर में क्या लिखोगे, 10 द वर्क डन इज 12,000 जूल्स। स्टेटमेंट लिखना तो बहुत ज़रूरी है, तो स्टेटमेंट लिखना बेटा। चलो और तीसरा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा लंबा रहेगा, थोड़ा सा लंबा रहेगा, बट क्या करना है, लंबा है तो क्या हुआ, करेंगे सॉल्व उसको भी। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, देखो पढ़ो तब तक क्या कह रहा है, तब तक मैं इसको डिकोड कर दूँ। क्वेश्चन को डिकोड करना ही तो हमारे लिए वो होता है, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, अगर इंग्लिश बेकार है ना तो कोई मतलब नहीं है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स या मैथ्स के भी न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, ठीक है बच्चा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। इसको थोड़ा सा हम और उधर कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह मिल जाए हमको, उसको हमने इधर कर दिया, हमारे पास जगह थोड़ी ज़्यादा हो गई अब, तो वी हैव नाउ स्पेस, हमारे पास स्पेस है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर सकते हैं, नहीं भी करें तो भी चलेगा, डजेंट मैटर, खैर ओके, इसको इधर ले आते हैं। नाउ इसका सोल्यूशन पे आते हैं, सोल्यूशन कैसे हम सॉल्व करेंगे इसका, क्या दिया है, अ कार वेइंग, एक कार का वेट दिया हुआ है 1000 kgs एंड ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर डिसेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। अच्छा यूनिफॉर्मली डिसेलरेशन हुआ उसमें, यानी कि रिटार्डेशन हुआ और ये रुक गई गाड़ी, यानी कि इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी 30 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल आपको जीरो है, फाइनल जीरो है क्योंकि रुक गई ना अल्टीमेटली, ओके। सो स्टॉप्स लिखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। अच्छा कितने कितनी देर की जर्नी थी ये भी आपको पता चल गया, 50 मीटर की जर्नी थी,
व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक्स, तो ब्रेक ने क्या फोर्स लगाया गाड़ी पे। अच्छा भाई ये तो पहली बार सुन रहे हो, उसको भी करेंगे सेम फॉर्मूले से होगा, देखना। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक, और वर्क ब्रेक के द्वारा वर्क कितना हुआ। ठीक है, तो उसको ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन वैसे तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर हमको फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमको पहले एक्सेलरेशन चाहिए होगा। एक्सेलरेशन कहाँ से मिलेगा, अब देखो क्या क्या दिया हुआ है हमको ध्यान देना है, क्या नहीं दिया है हमको। ये एक्सेलरेशन नहीं दिया है, बाकी सारी चीज़ें गिवन है, यानी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये सारी कुछ गिवन है। और डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ध्यान करो 50 मीटर डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज कर सकते, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। चलो v यानी कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 0 है, स्टॉप हो जा रही है, 0 का स्क्वायर इज 0, इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, 30 का स्क्वायर, 30 मीटर का पर सेकेंड का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर हो गया बाबू, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन हमें निकालना है, मल्टीप्लाई बाय क्या, मल्टीप्लाई बाय क्या बचा हमारे पास, s जो कि है 50 मीटर, हो गया। अगेन 0 लेफ्ट साइड में है, बाकी सारी चीजें राइट साइड में, उसको राइट साइड में आएंगे। ओके, तो अब जो है हम एक्सेलरेशन हमको निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या दिया था हमको, रिटार्डेशन दिया था, तो हमको एक्सेलरेशन निकालना है। खैर हमारा आंसर जो ए का आएगा सॉल्व कर दो, चलो ठीक है। 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, और 900 अगर लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 900 लेफ्ट साइड में आ जाएगा। 30 का स्क्वायर 900 होता है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू ए एस, 2 इंटू 50, दैट इज 100, दैट इज 100 इंटू ए, कॉमा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 900 अपॉन ए, 900 अपॉन ए कह रहा हूँ, 900 अपॉन 100, यही हो जाएगा। लेकिन क्या आएगा, माइनस आएगा बेटा, माइनस, क्योंकि डिसेलरेशन हुआ ना, आपसे डिसेलरेशन पूछा कि नहीं, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव आना ही आना है। क्या आंसर हो गया इसका, इसका आंसर हो गया a विल बी इक्वल टू 0 0 से 0 0 कट गया, तो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट लगाना मत भूलना बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है इतनी चीज़ें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। उसके बाद आ जाओ सेकेंड लाइन पे, एक्सेलरेशन पता चल गया, एक्सेलरेशन पता चल गया। अब एक्सेलरेशन पता चल गया तो हम क्या क्या हम कर लेंगे बताओ। एक्सेलरेशन पता भी चल गया हमको, माइनस में है, कितना एक्सेलरेशन माइनस में है भाई, माइनस तो लगाओ यहाँ पे, कोई बात नहीं, अगर जल्दबाजी में मैं भूल जाऊँ आप लोग मत भूलना, नहीं तो नंबर मैं काट लूँगा आप लोग का जरूर। चलो तो यहाँ पे हमारा माइनस में एक्सेलरेशन आ गया, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है ऑब्वियसली। तो फोर्स हम निकाल लेंगे क्या, फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स कैसे निकालेंगे बेटा, क्या लिखा था, आकार वेइंग 100 kg, 1000 kg, यानी कि यहाँ पे मास दिया हुआ है बेटा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में हमेशा मास दिया रहेगा, या फिर लिखा होगा वेट इज इक्वल टू, या तो कुछ नहीं लिखा है तो मास दिया होगा। तो यहाँ पे मास है 1000 kg जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो फोर्स इज इक्वल टू, आप फोर्स निकालोगे ना वहाँ से, फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि मास आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा। ठीक है, मास आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेइंग लिखा हुआ है ना, मतलब मास है, तो मास क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 1000 kg मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, एक्सेलरेशन कितना है आपका, अभी निकाला आपने, एक्सेलरेशन इज कितना, मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे, माइनस ही लिख लो, ठीक, कितना, माइनस ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, कितना आ गया फोर्स हमारा, कॉमा करके फोर्स इज इक्वल टू लिखते हैं बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कितना आ गया हमारा फोर्स बेटा, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो, कितना आ गया हमारा फोर्स इज इक्वल टू, कितना आ गया 9000 न्यूटन। लेकिन क्या है, माइनस, माइनस डायरेक्शन क्या शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, माइनस तो डायरेक्शन शो करता है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक ऑन द कार इज ऑफ 9000 न्यूटन, यानी कि ब्रेक कितना फोर्स लगा रही है कार पे, 9000 न्यूटन के बराबर लगा रही है। ठीक है, 9000 न्यूटन के बारे में के बराबर वो ब्रेक फोर्स लगा रहा है कार पे। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है,
नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये रिटार्डिंग फोर्स है, यानी कि ऐसा फोर्स जो कि मोशन को रोक रहा है, ना कि मोशन दे रहा है। समझ में आया? ये नेगेटिव साइन जो है ना, ये नेगेटिव साइन, ये क्या मैं लिख दे रहा हूँ, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है बेटा, देखो, द फोर्स exerted by the brake on the car is 9000 न्यूटन। द नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज अ रिटार्डिंग फोर्स, यानी रिटार्डिंग फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, रोकने वाला फोर्स। ठीक है, रोकने वाला फोर्स, मोशन देने वाला फोर्स होता तो पॉजिटिव होता, लेकिन ये रोकने वाला फोर्स है। ठीक है, इट इज अ रोकने वाला फोर्स। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको क्या वर्क डन भी तो निकालना है ना भाई, हमको तो वर्क डन निकालना है कि नहीं। देखो लिखा है ना, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स, तो वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये तो होता है। अच्छा, यहाँ पे अब हम कैसे निकालेंगे बेटा, हाँ यहाँ पे हम निकालेंगे फोर्स हमारा क्या है, जल्दी से बता दो। फोर्स हमारा है मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, 9000 न्यूटन। ठीक, डिस्टेंस कितनी थी, कितने देर में रुका, 50 मीटर में रुका, 50 मीटर। कितना आंसर हो गया, 9 5 से 45, 1 2 3 4 जीरो आएंगे, इतना जूल आ गया हमारा आंसर। है ना इजी। थोड़ा सा तुम लोग को लगा होगा कि सर को तो आता है, सर ने कर लिया, कोई बात नहीं बेटा, आप दोबारा करो, तिबारा करो, 4 बार करो, 5 बार करो, नहीं आ रहा 10 बार करो, आएगा। एक बार तो ऐसा होगा जब आएगा। कोई भी चीज़ एक बार में नहीं आती, कोई भी जीनियस नहीं होता। हम भी तुम लोग के बराबर थे, हमें भी एक बार में चीज़ नहीं आती थी, हम रिपीट करते थे, बार बार रिपीट करते, तब तक करते थे जब तक एकदम अच्छे से आ नहीं जाता मुझे। ठीक, तो दिट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, कितना आप हार्ड वर्क कर रहे हो। तो हार्ड वर्क जितना करोगे उतना सक्सेस आपके पीछे आएगी। हार्ड वर्क करते चलो बेटा। ठीक है, तो इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हो, इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 4.5 इंटू 10⁵ और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स आप लोग ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ चुके, तो इसलिए जो नहीं कर पाएगा उसको थप्पड़ है मेरे तरफ से। ठीक है, इतना जूल्स। इज इट क्लियर? ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब टेढ़ा, टेढ़ा हम फोर्स लगाते हैं, बट फिर भी हमारा जो डायरेक्शन होता है मोशन का वो सीधा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने वो वाला खिलौना देखा है क्या, जिसमें कि डोरी लगी होती है और पहिए लगे होते हैं, आप उसको टेढ़ा खींचते हो बट वो सीधा जाता है, आपके पीछे पीछे आता है, सबने देखा होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इन जितना भी चीज़ें हैं कॉपी में नोट्स बना करके, प्रॉपर न्यूमेरिकल सॉल्व करके, अपनी कॉपी मेंटेन करके मुझे सबमिट कर दो। नहीं करोगे तो मैं एक भी नंबर नहीं दूंगा क्लास असेसमेंट पे, एक भी नंबर नहीं दूंगा। ठीक, 0 मिलेगा बेटा। और वैसे भी अगर क्लास असेसमेंट में 0 मिला है तो सोच लो एग्जाम में क्या होगा। खैर, यहीं ख़त्म करते हैं इसको, नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, वीडियो काफ़ी छोटी रहेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि बड़ी वीडियो बोरिंग होती है। और आई होप मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और मेरा नाम क्या है आप लोग को पता है, तो बार बार मुझे वो चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यू नो मी वेरी वेल। ओके, थैंक यू क्लास।